3 अमरीकी फौजी जो हैं वो एक ड्रोन स्ट्राइक में जॉर्डन में मारे गए हैं। और ये अमरीकी सदर बाइडन ने भी कंफर्म किया है। और कुछ लोग जो है वो जख्मी भी हुए हैं। डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि जब से गजा की जंग शुरू हुई है, ये पहली दफा जो है वो कुछ ऐसा हुआ है कि अमरीकी फौजी जो है उनको टारगेट किया गया है। डॉक्टर साहब, अमेरिका क्या कर सकता है? ये तो एक समझें कि डायरेक्ट, और ये जो जिन लोगों ने मारा है, सुनने में आया है कि वो ईरानी बैक्ड नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। ईरान पहले इराक पे हमला कर चुका है, पाकिस्तान पे हमला कर चुका है, सीरिया पे हमला कर चुका है, अब वो जॉर्डन पे कर रहा है, होतीस को वो बैक कर रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं? इंडियन अमेरिकन जो फॉरेन पॉलिसी है, ये तो उसके लिए बहुत बड़ा टेस्ट केस बन गया है। और ऐसे लग रहा है, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका को इंसाइट कर रहा है ईरान, और शायद वो इस जंग में इन्वॉल्व करना चाहता है। आपका तज्जिया क्या है? हाउ डू यू सी सर? अमेरिकन वॉशिंगटन क्या कह रहा है इस वक्त सर? चीमा साहब, ये मैं आज बल्कि बताता हूं कि आज वॉशिंगटन डीसी की नब्ज क्या है, इस पे यहाँ पे चैटर क्या चल रहे हैं। बल्कि मैंने इस पे एक 10 पॉइंट लिखे हैं। पहले वो 10 पॉइंट मैं आपको बताता हूं, फिर उसी 10 पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि ड्रोन से अटैक हुआ है, 3 मर चुके हैं, 30 जख्मी है या 34 जख्मी है, ये दो खबरें आ रही। दूसरे नंबर पर यह कहना चाहूंगा 159 अटैक हो चुके हैं अमेरिकन एसेट्स के ऊपर। तीसरी, आपने खुद फरमाया कि ईरानी बेस थे। चौथी बात इस पे यह करना चाहूंगा कि हूती आउट ऑफ कंट्रोल है। वहां पे इन्होंने एक कोलिजन बनाया था, और जब इन्होंने उस पे हमला किया तो आधा कोलिजन छोड़ गया था, आधे ममालिक पीछे हट गए थे। उसके बाद ये अगली जो मैं बात बताना चाहूंगा कि अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी इतनी कमजोर हो चुकी है कि इस वक्त इराकी जो 25,000 फौजी वहां 2500 जो वहां पे इस वक्त सोल्जर मौजूद हैं, उनको इराकी गवर्नमेंट ने कहा है इन सिंपल वर्ड्स, गेट द हेल आउट ऑफ हियर, निकलो यहां से जल्दी। इतनी कमजोर हो चुकी है। दूसरा, उसमें मैं अगली बात जो करना चाहूंगा कि बाहर ये किस तरीके से रिटेलिएट करेंगे। टेक्सास के अंदर हालते जंग है फेडरल गवर्नमेंट स्टेट ऑफ टेक्सास के साथ, और 25 गवर्नर इस वक्त रिपब्लिकन जो हैं, दे आर सपोर्टिंग टेक्सास। बल्कि यहां पे कई जो लोकल बातें लोग कर रहे हैं कि अमेरिका के अंदर टेक्सास के साथ सिविल वार शुरू होने वाली है, क्योंकि जो फेडरल एजेंसियां, फेडरल लॉ एनफोर्समेंट है, वो वहां पे तारें काट के लोगों को अंदर लाना चाहते हैं, क्योंकि भाई ये समझते हैं बाइडेन साहब कि वो डेमोक्रेटिक वोटर्स होंगे हमारे फ्यूचर के। और दूसरा, टेक्सास के रिपब्लिकन या जितने रिपब्लिकन है वो समझते हैं कि ये सारा गांधा टेक्सास, ये सारा जो इलीगल इमिग्रेशन है, इसके अंदर जो लोग हैं वो ना सिर्फ इलीगल लोग आ रहे हैं बल्कि ड्रग्स आ रही हैं, टेररिस्ट आ रहे हैं। तो अगर घर के अंदर हालात खराब हो तो फॉरेन पॉलिसियों पे बातें नहीं होती। उससे अगला पॉइंट मैं ये बताना चाहूंगा कि 3 हफ्ते से सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस का कोई पता नहीं है, वो कहां है, किस हालत में है, रिपोर्ट काम करने की सलाहियत रखते हैं कि नहीं रखते। अगले दिन उन्होंने अपने किसी हॉस्पिटल के कमरे से या घर के कमरे से कहा जाता है कि वो रिहेबिलिटेशन कर रहे हैं, लेकिन 10 मिनट उन्होंने सिर्फ शक्ल दिखाई है, उनका कोई पता नहीं है कि वो किस हालत में इस वक्त मौजूद है। उनसे रेजिग्नेशन कोई इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि ही इज हैंड पिक्ड बाई हमारे बराक ओबामा साहब की तरफ से। उसमें साथ एक और बात भी करना चाहूंगा, ये पहली दफा नहीं हुआ है, 2 नेवी सील अगले दिन रेड सी के अंदर वो भी मारे जा चुके हैं, उनकी बॉडियां मिल चुकी हैं। उससे अगली बात जो मैं बताना चाहूंगा चीमा साहब, ये है कि इस वक्त पुतिन और प्रेसिडेंट शी इसको बड़े क्लोजली देख रहे हैं कि हाउ अमेरिका रिएक्ट विद इट। उससे अगली बात जो मैं बताना चाहूंगा चीमा साहब कि ना सिर्फ इस वक्त एलाइज आपका साथ इनका छोड़ चुके हैं, बल्कि डर रहे हैं कि जो खुद अपने आप को प्रोटेक्ट करने की सलाहियत नहीं रखते, वो हमारे साथ क्या करेंगे। हमारा कोरिया और जापान बिलखसूस इस वक्त दे आर शेकिंग कि ये हमारे साथ, और मिडल ईस्ट आपको पता है ये सऊदी अरेबिया छोड़ के चाइना के जाके बगल में बैठ गया है, आपको पता ही है जो हालात है। अब इस वक्त सबसे कड़ा इम्तिहान है, बराक ओबामा को डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि बाइडेन साहब तो पहले ही बीमार हैं, लाचार हैं। वो स्टेज पे चढ़ जाएं तो उनको उतारने के लिए 2 बंदे भेजने पड़ते हैं कि उतार के ले आए उनको, उन्होंने क्या फैसला करना है। लेकिन मर्दे बीमार है, मर्दे बीमार इसलिए है कि आपने देखा होगा कि जिस तरीके से एक गाजा में, जिस तरीके से ना इजराइल इनकी बात सुन रहा है, ना मिडल ईस्टर्न इनके एलाइज इनकी बात सुन रहे हैं, तो ये क्या रिटेलिएट, होतियों से ये डर रहे हैं, कांप रहे हैं उनके सामने। यहां इनके 3 डिस्ट्रॉयर हैं, भारत के 4 डिस्ट्रॉयर हैं वहां। आप इनकी सीरियसनेस का खुद अंदाजा लगा लें आप।
और मैंने जिस तरह पहले अगले दिन अर्ज किया था कि फॉरेन पॉलिसी अमेरिका की यह है कि यूक्रेन को कहते हैं कि तुम हमारी जंग रशिया से लड़ो, पाकिस्तान को कहते हैं आप ईरान की जंग हमारे लिए लड़ो, भारत को कहते हैं चाइना के साथ हमारी जंग आप लड़ो। खुद किधर हैं? खुद ये पहले अफगानिस्तान से अंधेरे की रात के अंधेरे में भागे थे, अब इराकी इनको निकालने के लिए तैयार है वहां से, जहां इन्होंने ट्रिलियंस डॉलर जाया किए, ट्रिलियंस। और मैं इस पे एक थोड़ी सी फिलॉसफी ये भी बताना चाहूंगा कि मिडिल ईस्ट में इन्होंने किया क्या था, इसके बारे में इनकी अपनी भी फिलॉसफी थी। जब जॉर्ज बुश जूनियर, जब उन्होंने ये सारा कुछ ये 2-3 मुल्क तबाह किए थे, उस वक्त ये भी सोचा जाता था कि सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले समझा जाता था कि अटलांटिक से इस साइड पे अमेरिका इज सेफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन जब सितंबर 11 हुआ तो वो लोग पहुंच गए यहां पे, तो इन्होंने यहां पे एक नया डॉक्ट्रिन दिया था, वो कहते थे रोच मेंटालिटी, रोच मॉडल, कि रोचेस को उधर ही दूर रखो। तो शायद ये अमेरिकन अभी तक सोचते हैं कि ये रोच कैंप बनाया गया था इराक और लिबिया और सीरिया को, ताकि ये जो जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं अपने एक दूसरे के साथ वहां एक दूसरे को मारते रहें, अटलांटिक से इस साइड पर ना आए। लेकिन अब मेरे ख्याल में वो पॉलिसी भी इन्होंने ड्रॉप कर दी है, क्योंकि 15 मिलियन के करीब लोग इस वक्त बॉर्डर क्रॉस करके यहां पहुंच चुके हैं, जिनमें यमनी भी हैं, जिनके अंदर चाइनीज भी मौजूद है, जिनके अंदर सीरियन भी मौजूद है, जिनके अंदर हर रंग बरंग किस्म के लोग मौजूद हैं। मेरा ख्याल है वो पॉलिसी तो इनकी नहीं है जो अब ये उससे आगे जा चुके हैं अगले लेवल पर। लेकिन चीमा साहब, अगर देखा जाए तो बिल्ली और चूहे की गेम है वो। मैं इस तरह बताना चाहूंगा, ईरान भी सीधा अटैक नहीं करता इनके ऊपर, ना इजराइल के ऊपर और ना अमेरिकन एसेट्स पे। वो अपनी प्रॉक्सिस के साथ इनके साथ कर रहा है जो भी करना है, चाहे होती हो, चाहे उन्होंने एरबिल में अटैक किया हो, चाहे उन्होंने आइसिस के ठिकानों पे सीरिया पे अटैक किया हो, चाहे पाकिस्तान में उन्होंने जैश अल अदल के ऊपर अटैक किया हो। वो भी सीधे नहीं अटैक कर रहे हैं और ये भी सीधा अटैक नहीं करते, क्योंकि ये डरते हैं। हमारे जो सेक्रेटरी डिफेंस हैं जो लॉयड ऑस्टिन, वो अपनी गुमशुदगी से पहले कह चुके हैं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये वी आर वेरी केयरफुल कि ये जंग जो है इससे मजीद आगे ना निकल जाए। तो उसी प्रोटेक्शन में जूते खा रहे हैं ये, और खाते रहेंगे ये, बिल्कुल डर रहे हैं इस वक्त। यहां पे ये जरूर बताना चाहूंगा चीमा साहब, क्योंकि मैं अपना एंगल ये बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं रिपब्लिकन हूं, रिपब्लिकन गैदरिंग्स में मुसलसल जाता हूं। सबसे पहले बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी कैंपेन के अंदर मुसलसल ये ब्रैग करते हैं कि मैंने ईरान को चोक कर दिया था, सैंक्शंस काम कर रही थी, ईरान के पास पैसा नहीं था। ईरान को सारी ताकत देने वाला बराक ओबामा है, उन्होंने कैश भी प्रोवाइड की, सैंक्शंस भी लूज की, और उसके बाद बाइडेन साहब ने आके, तो खैर यूक्रेन जंग के बाद बिल्कुल हथियार फेंक दिए वो इस तरीके से कि इनकी सैंक्शंस रशिया पे बिल्कुल काम नहीं कर रही थी। रशिया ने बहुत ज्यादा पैसा बनाया, बल्कि दर हकीकत रशियन तेल इंडिया जाता था, रिफाइन करके अमेरिका वाले लेते थे आपसे। तो इनके अपने हालात ये थे कि इन्होंने रशिया को ताकत बहुत सुपर रिच किया। आज ईरान को पैसा ये खुद भी दे रहे हैं और रशिया भी दे रहा है। आगे मैं उसमें छोटी सी एक और बात बताना चाहूंगा चीमा साहब, इस वक्त यूक्रेन जंग क्या है, मैं थोड़ा उस पर रोशनी डालना चाहूंगा। अगले दिन लास वेगस के अंदर इस वक्त जो अगली प्राइमरी है वो नेवाडा में हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने वहां पे बड़े भरपूर अल्फाज के साथ ये कहा कि यूक्रेन जंग में अमेरिका $200 बिलियन दे चुका है और यूरोप सिर्फ $20 बिलियन दे चुका है। अब मैं यहां ये बताना चाहूंगा कि अमेरिका ने $200 बिलियन क्यों दिया है, क्या वजह है? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, लॉयड ऑस्टिन कौन है? रेथियन से आए हैं। रेथियन क्या है? डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट। टोनी बिल्किन कहां से आए हैं? वो बोइंग के बोर्ड के ऊपर थे, एडवाइजर थे उनके। और ये सारा का सारा 200 बिलियन में से 190 बिलियन तो इन दोनों को दिया होगा, और तीसरी कंपनी शायद आपकी दूसरी नॉर्थरप ग्रुमन होगी। ये डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स की गेम है। किसी को भी अगर शक हो तो गूगल करके देख ले, और 200 बिलियन में से तो ज्यादातर ये कमीशन और किकबैक ये खुद ही खा पी गए होंगे। लेकिन ये है अमेरिका के अंदर चीमा साहब, दुख के साथ मैं ये रिपोर्ट करूंगा, जो लानतें करप्शन की मैं छोड़ के आया था थर्ड वर्ल्ड एक डेवलपिंग कंट्री के अंदर, अब अमेरिका के अंदर वो आम होती जा रही है। मैं उसके सपोर्टिंग आर्गुमेंट ये दूंगा, जब सोसाइटी के अंदर पुलिसिंग खत्म कर दी जाए, जुडिशरी कमजोर कर दी जाए, जब ये मुसलसल आपके रिप्रेजेंटेटिव ये कहें कि अगर आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं तो जाके आप चोरी कर लें, तो तीसरी चीज उस सोसाइटी में क्या आती है? करप्शन आती है। इस वक्त महंगाई जोरों पर है, लोगों को मुसलसल कहा जाता है कि वर्क फ्रॉम होम किया जाए। वर्क फ्रॉम होम इनको पता नहीं है, इंसानी सुस्ती इंसानी जिबिलत का एक हिस्सा है।
मेजॉरिटी ऑफ अस वी परफॉर्म अंडर सुपरविजन। जब सुपरविजन खत्म कर दी जाए, वर्क फ्रॉम होम कर दिया जाए, गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट आज भी आधे से ज्यादा शटडाउन है, दे आर वर्किंग फ्रॉम होम। उसकी सबसे बड़ी मिसाल आपकी इमिग्रेशन है। आप ट्राई करके देख लें इमिग्रेशन क्या है। मैं अगले दिन हैरान हो गया, मेरा जाती एक्सपीरियंस है। मैंने अपने एक बिजनेस बिल्डिंग के अंदर वहां पे जनरेटर लगवाना था, तो बाल्टीमोर गैस एंड इलेक्ट्रिक को पैसे देने के बावजूद उन्होंने 6 महीने का टाइम दिया कि हम आके इसको कनेक्ट करेंगे, जिस तरह डेवलपिंग कंट्री के साथ होता था। तो ये आजकल और दूसरा, यहां पे अगर कोई डेमोक्रेट लौंडा लपाड़ा चैलेंज करने की कोशिश करे तो मैं उसको ओपनली ये कहूंगा, गूगल करके देख लो कि अमेरिका के अंदर आखिरी एयरपोर्ट कब बना। शार्लेट नॉर्थ कैरोलिना में 25 साल पहले बना थी। आखिरी नई हाईवे कब बनी थी? आज से मेरे ख्याल में, मैं जब से अमेरिका में आया उसके बाद नहीं देखा। आज अगर कोई बड़ा पुल जो है वो बूढ़ा होकर गिर जाए, ये दोबारा बनाने की सलाहियत नहीं रखते। पाकिस्तान में अगले महीने होने वाले आम चुनाव के लिए पूरे जोर शोर से प्रचार चल रहा है। सत्ता में आने की मजबूत दावेदार माने जा रहे नवाज शरीफ भी लगातार रैलियां कर रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ हाल ही में पंजाब के ननकाना साहिब में अपनी पार्टी PMNL की एक रैली में पहुंचे थे। इस रैली की तस्वीरें और वीडियो ने पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर हंगामा खड़ा कर दिया है। दरअसल इस रैली में नवाज शरीफ एक टोपी लगाए दिख रहे हैं। सोशल मीडिया पर नवाज शरीफ की तस्वीरें शेयर करते हुए दावा किया गया कि ये टोपी गुची कंपनी की है, जिसकी कीमत 1 लाख रुपए से भी ज्यादा है। नवाज शरीफ की टोपी की कीमत के साथ साथ उसके डिजाइन ने भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। टोपी के डिजाइन में कुछ इस तरह की धारियां थी जो इमरान खान की पार्टी PTI के झंडे से मिलती जुलती है। पाकिस्तान के सोशल मीडिया यूजर्स नवाज शरीफ और उनकी पार्टी के नेताओं से सवाल कर रहे हैं कि जब देश के आर्थिक हालात बद से बदतर है और देश की बड़ी आबादी एक वक्त की रोटी को तरस रही है, तो क्या नवाज शरीफ को 1 लाख की कैप लगाना शोभा देता है? कई सोशल मीडिया यूजर्स ने तस्वीरों और आंकड़े शेयर करते हुए बताया कि कैसे देश की बड़ी आबादी इस सर्दी में बिना गर्म कपड़ों के रहने को मजबूर है और मुल्क के रहनुमा 1 लाख की टोपी पहनकर घूम रहे हैं। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने नवाज की टोपी के डिजाइन को लेकर तंज कसा है। सोशल मीडिया यूजर्स ने उनकी टोपी की बनावट और PTI के झंडे की समानती को दिखाते हुए कहा कि नवाज शरीफ टोपी पहनकर इमरान खान को सपोर्ट करने का इशारा तो नहीं कर रहे हैं। नवाज शरीफ पाकिस्तान के सबसे सीनियर और सफल राजनेताओं में गिने जा रहे हैं। 74 साल के नवाज शरीफ पंजाब के CM और 3 बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इस बार वह एक बार फिर से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने के लिए चुनाव में दमखम झोंक रहे हैं। नवाज शरीफ के साथ उनकी बेटी मरियम नवाज और भाई शाहबाज शरीफ भी प्रचार में जुटे हुए हैं। पिछला आम चुनाव जीतने वाले इमरान खान इस समय जेल में है और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी भी बहुत मजबूत नहीं दिख रही है। ऐसे में इस चुनाव में नवाज शरीफ की पार्टी PMNL की जीत की सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं। ये भी दावा किया जा रहा है कि इस चुनाव में नवाज शरीफ सेना के पसंदीदा है और उनका प्रधानमंत्री बनना लगभग तय है। पाकिस्तान में 8 फरवरी को मतदान होना है।